केवल मैडम। Okay, friends. Good afternoon, everybody. And today, the second session will be on a very sensitive topic and on your demand. It is Career Advancement Scheme, that is CAS, right? Friends, I would like to cover all the important points regarding old regulation, then the amendments, and then the revised regulation regarding career advancement scheme, right? Okay. The latest UGC regulation regarding CAS is dated 18 July 2018, ratified by Maharashtra government on 8th March 2019, and amendments therein via GR dated 10th May 2019. देखिए यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आया है कैस के बारे में, वो नया रेगुलेशन जो है वो आया 18 जुलाई 2018 को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको रेटिफाई किया 8 मार्च 2019 को, और उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं 10th मई 2019 को, राइट? अभी career advancement scheme means what? Career advancement procedure adopted by the university as per UGC regulation dated 30 June 2010 and ratified by Maharashtra government order dated 15 February 2011. ठीक है, सबसे जो पहला रेगुलेशन आया था 30 जून 2010 को आया था, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 15 फरवरी 2011 को उसको रेटिफाई किया था। CAS means vertical movement in designation and pay scale on the basis of following criteria. जो आपका वर्टिकल मूवमेंट होता है डेजिग्नेशन और पे स्केल का, तो उसके लिए दो क्राइटेरिया थे पुराने रेगुलेशन में। पहला था नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस और दूसरा था API, दैट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग कोर्सेज, राइट? नाउ हम देखेंगे कि अभी ये कैसे कैसे चेंज हुआ है, राइट? अभी कॉलेज के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर टू असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब जो एंट्री ग्रेड है वो आपकी है नाउ लेवल 10 की, राइट? और पे स्केल जो था वो 15,600 से लेके 39,100 था विथ AGP ऑफ 6,000, और रिवाइज्ड पे स्केल जो है वो है 57,700, ठीक है? फिर जो सीनियर ग्रेड है वो है लेवल 11, जिसका AGP 7,000 था, स्केल वही था, ओके, पे बैंड वही है विथ AGP 7,000, और उसका रिवाइज्ड पे स्केल है 68,900। देन असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिलेक्शन ग्रेड, ये लेवल 12 है, यहाँ पे भी पे बैंड वही है, AGP 8,000 है, एंड रिवाइज पे स्केल है 79,800, राइट? उसके बाद में आपका प्रमोशन होता है एसोसिएट प्रोफेसर का। एसोसिएट प्रोफेसर में जो लेवल है वो 13A है। यहाँ पे आपका पे बैंड चेंज हो रहा है 37,400 टू 67,000 विथ AGP 9,000, और उसका रिवाइज्ड पे स्केल है 1,31,400, राइट? देन प्रोफेसर का 14, पे बैंड वही है 37,400 वाला, और AGP 10,000, और उसका रिवाइज पे स्केल है 1,44,200। और से केवल यूनिवर्सिटीज के लिए एक और प्रमोशन है, दैट इज सीनियर प्रोफेसर, दैट इज लेवल 15 विथ AGP ऑफ 12,000, और उसका रिवाइज्ड पे स्केल है 1,82,200, राइट? अभी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस अगर आप देखेंगे तो आपको जब आप एंट्री करते हो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है,
तो 6000 AGP में लेवल 10 में, दैट इज योर स्टेज 1। अभी स्टेज 1 से आपको स्टेज 2 में जाना है, तो नंबर ऑफ ईयर्स 4, 5 और 6 अलाउड है। इफ यू आर ओनली नेट सेट तो आपको 6 साल में पहला प्रमोशन मिलेगा। इफ यू आर MPhil देन 5 साल में मिलेगा। एंड इफ यू आर PhD तो आपको 4 साल में पहला प्रमोशन मिलेगा, राइट। तो जैसे भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से पहला प्रमोशन 4, 5 या 6 साल में आपका हो जाएगा। पहला प्रमोशन होने के बाद में 5 साल के बाद में आपको दूसरा प्रमोशन मिलेगा। आप स्टेज 2 से स्टेज 3 में जाएंगे, दैट इज आपका सिलेक्शन ग्रेड, राइट, विथ AGP ऑफ 8000। उसके बाद में आप एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, राइट। तो उसके लिए 3 साल का अवधि होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पे बैंड चेंज होता है विथ AGP 9000 रुपीज, दैट इज द लेवल 13A। एसोसिएट प्रोफेसर से आप प्रोफेसर बनेंगे तो उसके लिए भी 3 साल का टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। फिर आप प्रोफेसर में यानी लेवल 14 में जाएंगे और उसका AGP होगा 10,000। और जो यूनिवर्सिटीज के लिए है वो है प्रोफेसर के बाद 10 साल के बाद सीनियर प्रोफेसर, दैट इज स्टेज 6 लेवल 15 विथ AGP ऑफ 12,000 रुपीज। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, राइट। उसके बाद में दूसरा क्राइटेरिया होता है API। तो ओल्ड रेगुलेशन के हिसाब से आप देखेंगे कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में इसको डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 इज फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन रिलेटेड एक्टिविटीज। And category 2 is co-curricular extension and professional development related activities. And category 3 is for research and academic contributions. और एक चीज को ख्याल कीजिएगा कि जो ओल्ड रेगुलेशन था उसमें यूनिवर्सिटी टीचर के लिए अलग क्राइटेरिया थे और कॉलेज टीचर्स के लिए थोड़ा अलग क्राइटेरिया थे, राइट। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे कि अभी तक कैस के कितने 2009 में API इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए और क्या क्या चीजों को आपको जानने की जरूरत है। देखिए, ओरिजिनल रेगुलेशन जो आया वो 30 जून 2010 को आया, एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑन 15 फरवरी 2011। फिर फर्स्ट अमेंडमेंट जो आया इसमें, दैट वाज 16 मार्च 2011, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। देन सेकेंड अमेंडमेंट जो आया डेटेड 13 जून 2013, इट इज एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑन 15 अक्टूबर 2016। उसके बाद में थर्ड अमेंडमेंट आया 4 मई 2016 को, इट इज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑन 4 मार्च 2017। उसके बाद में फोर्थ अमेंडमेंट आया dated 11 July 2016, it is accepted by government of Maharashtra on 4th March 2017। और अभी रिवाइज रेगुलेशन जो आया, जिसने ओरिजिनल जो रेगुलेशन था उसको खत्म कर दिया, एंड दैट इज रिवाइज रेगुलेशन 2018 dated 18 July 2018। it is accepted by government of Maharashtra on 8 March 2018 with amendments dated 10th May 2019, right। अभी देखिए, ये पूरा जो चार्ट है वो इफेक्टिव पीरियड बता रहा है, कहाँ से कहाँ तक आपका कौन सा रेगुलेशन चलेगा। तो ओरिजिनल रेगुलेशन जो है फरवरी 2011 मई 2011 टू एकेडमिक ईयर 16-17, मतलब 11-12 से लेके तो आपका 16-17 तक आपका ये ओरिजिनल रेगुलेशन चलेगा, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट नॉट एक्सेप्टेड। सेकेंड अमेंडमेंट जो है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है ओवर कैप। इसमें एक कैपिंग सिस्टम थी, वो कैपिंग सिस्टम ऐसी थी कि 20% जो आपका होगा स्कोर वो जर्नल पब्लिकेशंस के लिए, 15% बुक्स पब्लिकेशन के लिए,
रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए इतने परसेंट, तो वो कैपिंग था, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। काफी यूनिवर्सिटीज ने उसको लागू भी किया, उसके हिसाब से कैश दिए भी गए, लेकिन स्टिल बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में उसके ऊपर कंफ्यूजन था। देन थर्ड अमेंडमेंट जो है वो एक्चुअली कैश के लिए नहीं था, वो एक्चुअली था अपॉइंटमेंट्स ऑफ लेक्चरर्स एंड प्रिंसिपल्स के लिए था। एंड फोर्थ अमेंडमेंट जो था वो जो है वो 2017 और 18 में आया था। अभी देखिए 2017, 18 और 18, 19 अगर आपका असेसमेंट पीरियड है तो आपको फोर्थ अमेंडमेंट से आपके 2 एपीआई भरने पड़ेंगे, और उसके आगे के जो एपीआईज है वो आपको रिवाइज रेगुलेशंस के द्वारा भरने पड़ेंगे। अभी देखिए ये जो पर्टिकुलर ओरिजिनल और ये यहाँ तक जो था थर्ड अमेंडमेंट तक, तो उसमें कैटेगरी 1 और 2 का कंबाइंड स्कोर लिया जाता था। फोर्थ अमेंडमेंट में उन्होंने एक मॉडिफिकेशन किया है, कैटेगरी 2 और 3 को उन्होंने क्लब कर दिया, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन को अलग कर दिया, राइट। तो ये एक डिफरेंस जो है वो हमें इसमें दिखाई देता है। अभी कॉलेज टीचर्स के लिए पहले हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड सिस्टम जो है वो वैलिड है अप टू 1819। देखिए फेब्रुवरी में शायद फेब्रुवरी, आई जस्ट गो बैक, ये जो ओल्ड रेगुलेशन है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कब एक्सेप्ट किया, 8 मार्च 2019, ओके। तो उसके पहले तक आपको जो है महाराष्ट्र के टीचर्स जो है उनको आप ये फोर्थ अमेंडमेंट फॉलो करना है, और उसके बाद में आपका रिवाइज रेगुलेशन शुरू हो जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मैं इसलिए आपको पुराना भी बताना चाहती हूँ क्योंकि आप कैसे कैसे डिफरेंसेस उसमें आते गए ये आप देखेंगे, ठीक है। देखिए ये जो 2011 से 16-17 तक जो ओल्ड रेगुलेशन चल रहा है, तो उसमें कैटेगरी 1 और 2 थे, ठीक है। कैटेगरी 1 में पहले प्रमोशन के लिए मुझे लगता है यहाँ पे सभी एस्पिरेंट जो है वो पहले प्रमोशन वाले हैं, तो आई वुड लाइक टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस फर्स्ट एंड सेकंड प्रमोशन ओनली। थर्ड एंड फोर्थ को मैं थोड़ा स्किप करते जाऊंगी, राइट। अभी देखिए जहां जहां जरूरत है वहां वहां बताते भी जाऊंगी। कैटेगरी 75 पर ईयर चाहिए आपको पहले प्रमोशन के लिए, और सभी प्रमोशंस के लिए आपको कैटेगरी 1 में 75 पर ईयर चाहिए थे, और कैटेगरी 2 में दैट इज को करिकुलर एक्टिविटीज में सभी प्रमोशंस के लिए 15 पर ईयर चाहिए थे, और 1 एंड 2 का स्कोर जो है वो कंबाइंड स्कोर 100 पर ईयर आना जरूरी था सभी प्रमोशंस के लिए। ये हो गया कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 3 में ये था कि 5 पर ईयर, यानी पहले प्रमोशन के लिए आपको रिसर्च कैटेगरी में 20 मार्क्स चाहिए थे टोटल, बेस्ड ऑन योर असेसमेंट पीरियड, पूरे असेसमेंट पीरियड। अभी यहाँ पे आपका असेसमेंट पीरियड किसी का 4 साल रहेगा, किसी का 5 साल रहेगा, किसी का 6 साल रहेगा, राइट। तो आपको 5 पर ईयर तो मिनिमम 20 मार्क्स रिसर्च कैटेगरी में लेने हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा है 5 पर ईयर, लेकिन जरूरी नहीं है, अगर आपका एक साल में अगर कोई पब्लिकेशन नहीं हुआ है और आपको वहां पे 0 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन टोटल असेसमेंट पीरियड में अगर आप 20 मार्क लेते हो तो वो भी कमिटी एक्सेप्ट करती है, राइट। और यहाँ पे जो है आपका स्क्रीनिंग कमिटी होता है, दे ओनली वेरीफाई द एपीआई, और वो आपका इंटरव्यू नहीं लेते हैं, ये दोनों पहले प्रमोशन के लिए। लेकिन तीसरा प्रमोशन जो है उसके लिए बाकायदा सिलेक्शन कमिटी लगती है, चौथे के लिए भी सिलेक्शन कमिटी लगती है, और जो एसोसिएट प्रोफेसर का है उसमें वेटेजेस कैसे दिए जाते हैं, 20% फॉर रिसर्च, 60% फॉर नॉलेज एंड 20% फॉर योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। और प्रोफेसर के लिए 30% रिसर्च, 50% नॉलेज एंड 20% फॉर योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस, ऐसे उन्होंने कैटेगरीज दी थी। अभी देखिए कोर्सेज कौन से लगते हैं पुराने के हिसाब से। पहले प्रमोशन के लिए एक ओरिएंटेशन लगेगा, एक रिफ्रेशर लगेगा, राइट।
और सेकंड प्रमोशन के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स लगेगा। किसे? तो टीचर्स को। लाइब्रेरियन को 2 लगते थे ये स्केल में इसमें, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको एक कोर्स करना है। तो लेट्स लिमिट टू दिस 2 प्रमोशंस, राइट? आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको 2 के बारे में ही बता रही हूँ। फिर उसके बाद में जो ये होता है एसोसिएट प्रोफेसर का जो होता है, उसमें 3 पब्लिकेशंस आपको लगते हैं इन एंटायर पीरियड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप एमफिल हो तो आपको 1 का एग्जेम्पशन मिलता है, 2, और पीएचडी होल्डर हो तो 1। और प्रोफेसर स्टेज के लिए जो है वो स्टेज 3 टू स्टेज 4 जो है यहाँ से लेके 5 पब्लिकेशंस आपको लगते हैं। ओके, अभी देखिए पॉइंट्स कैसे थे कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 3 में पॉइंट्स ऐसे थे कि अगर आपका पेपर पीयर रिव्यूड जर्नल में छप के आता है तो 15 पॉइंट्स थे। अगर रेफरेड नहीं है वो जर्नल और उसको आईएसबीएन या आईएसएसएन नंबर है तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आपका फुल टेक्स्ट पेपर अगर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में छपता है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। केवल एब्स्ट्रैक्ट को कोई मार्क्स नहीं थे। अभी देखिए पुराने हिसाब से अगर आईएसएसएन नंबर है जर्नल को, आपका पेपर छप के आया, वो रेफरेड नहीं है 10, लेकिन वो जर्नल पीयर रिव्यूड है, उसको आईएसएसएन नंबर भी है, तो आपको मिलेंगे 15 मार्क्स, राइट? अभी उन्होंने एक और चीज उसमें लिखी थी कि रेफरेड जर्नल्स कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम इंटरनेशनल डेटाबेस। ओके, और आपको पब्लिशर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि रिसर्च पेपर हैज बीन रिव्यूड बाय द कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम द सेम फील्ड। ओके, और अगर आप 2 ऑथर हो तो 60-40% आपको यहाँ पे डिवाइड करके मिलेंगे, जितने भी मार्क्स आपके पेपर को मिलते हो उतने, ठीक है? और अगर आपको 3 ऑथर हो तो 60% फर्स्ट ऑथर को, करस्पॉन्डिंग ऑथर को जाएंगे, और बाकी 2 लोग 40% बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है? अभी देखिए अगर आपका पेपर जर्नल में पब्लिश होता है और उस जर्नल को इम्पैक्ट फैक्टर है, तो अगर इम्पैक्ट फैक्टर 1 और 2 के बीच में है तो देखिए आपको ऑलरेडी 15 मार्क मिल चुके हैं क्योंकि पीयर रिव्यूड जर्नल है। तो 15 में अगर उस जर्नल को इम्पैक्ट फैक्टर 1 से 2 के बीच में है तो 10 मार्क आपको और ऐड करने हैं, यानी वो बन जाते हैं आपके 25 मार्क्स। अगर इम्पैक्ट फैक्टर 2 से 5 के बीच में है तो 15 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, मीन्स 15 + 15 दैट इज 30। और इम्पैक्ट फैक्टर अगर 5 से 10 के बीच में है तो 25 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, मीन्स 15 + 25 दैट इज इक्वल टू 40, ठीक है? और यहाँ पे एक है कि अगर आपने पेपर प्रेजेंट भी किया और वो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में फुल टेक्स्ट पब्लिश भी हुआ है तो आप वो कहते हैं कि इसी एक के मार्क्स लेने चाहिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के पब्लिकेशन के मार्क्स आपको लेने हैं, प्रेजेंटेशन के नहीं। दोनों जगह आप मार्क्स नहीं ले सकते, राइट? उसके बाद में देखिए जैसे रिसर्च पब्लिकेशंस हो जाते हैं, बुक्स एंड बुक चैप्टर्स, तो उसके मार्क्स असाइन होते हैं लेवल ऑफ पब्लिशर, ठीक है? अभी देखिए अगर आपका बुक अगर इंटरनेशनल लेवल पब्लिशर पब्लिश करता है और वो पीयर्ड रिव्यू सिस्टम उसमें यूज करता है तो आपको 50 मार्क मिलेंगे एज द सोल ऑथर, ठीक है? उसके बाद में अगर एडिटेड बुक है जो इंटरनेशनल लेवल पब्लिशर ने पब्लिश किया है फॉलोइंग द पीयर रिव्यू सिस्टम, तो आपको एक बुक चैप्टर के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, राइट? उसके बाद में अगर आपका बुक नेशनल लेवल पब्लिशर अगर पब्लिश करता है विथ आईएसएसएन आईएसबीएन नंबर तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, और एडिटेड बुक के लिए आपको 5 मार्क मिलेंगे। उसके बाद में अगर आपका जो बुक है जैसे टेक्स्ट बुक्स होता है तो लोकल पब्लिशर अगर आईएसएसएन नंबर आईएसबीएन नंबर देके उसको पब्लिश करते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, और अगर एडिटेड बुक है तो हर एक चैप्टर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि को ऑथर्स है तो आपको 60-40 का फॉर्मूला जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा,
राइट। उसके बाद में आता है कैटेगरी 3C1, दैट इज रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड एंड ऑनगोइंग। ओके, अभी मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें आप अमाउंट मोबिलाइज करते हो दैट इज अबव 5 lakhs, तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट है 3 to 5 lakhs के बीच में देन यू कैन क्लेम फॉर 15 मार्क्स। और आपका माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट है फ्रॉम 25,000 to 3 lakhs, तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। ठीक है, अभी देखिए आपका प्रोजेक्ट 3 साल का है, तो पहले साल मैं ऑन गोइंग के मार्क्स लूंगी, दूसरे साल भी ऑन गोइंग के लूंगी, तीसरे साल भी ऑन गोइंग के लूंगी मेरे एनुअल एपीआईज में। ठीक है, और वंस इट इज कंप्लीटेड तो मैं 20 मार्क्स लूंगी जिस ईयर में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया वो एनुअल में। लेकिन आप जब प्रमोशन के लिए यूज करते हो उसको, तो आपको ये कैटेगरी 3 जो है उसका एक कंबाइंड एपीआई देना पड़ता, कंबाइंड कैटेगरी 3 देना पड़ता। तो ईयर वाइज तो देते ही है हम, लेकिन एक आपको कैटेगरी 3 का कंबाइंड स्टेटमेंट देना पड़ता है, उसमें आपको एक ही बार एक 20 मार्क्स मिलेंगे। राइट। अगर आप कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट रन करते हो तो वो उन्होंने कहा है कि मिनिमम 2 lakhs का होना चाहिए तो ही मार्क्स मिलेंगे। और सपोज 4 लाख का है तो 10 में और 10 मार्क ऐड कर दीजिए, यानी 10 फॉर एवरी 2 lakhs। जैसे का अमाउंट बढ़ते जाता है कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट का, वैसे वैसे आपके एवरी 2 lakhs के बाद में 10 मार्क्स बढ़ते जाएंगे। राइट, उस प्रकार से आपको स्कोर लेना है। अगर आप रिसर्च गाइड हो और आपके अंडर में एमफिल का रिसर्च चल रहा है और वो ऑनगोइंग है, तो ऑनगोइंग के लिए मार्क्स नहीं है, लेकिन वो थीसिस अवार्ड हो जाता है और वो डिग्री उसको मिल जाती है एमफिल की, तो हर एक डिग्री को आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। हर एक एमफिल स्टूडेंट के लिए आपके 3 मार्क मिलेंगे। और अगर आप पीएचडी सुपरवाइजर हो और आपके अंडर डिग्री अवार्ड हो जाती है तो 10 मिलेंगे। और पीएचडी थीसिस सबमिटेड स्टेज में है तो आपको 7 मार्क आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो रिसर्च गाइडेंस के लिए एमफिल के लिए अवॉर्डेड के लिए 3 मार्क और पीएचडी के लिए 10 मार्क्स। पीएचडी थीसिस सबमिटेड है, अंडर वैल्यूएशन है तो 7 मार्क्स उतने पीरियड के लिए। अभी देखिए, अगर आप रिफ्रेशर ओरिएंटेशन कोर्स करते हो, एफडी भी करते हो, है ना, तो 2 वीक्स एंड अबव का होना चाहिए, एंड अबव। और उसके लिए आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप रिफ्रेशर कोर्स या कोई भी एफडीपी रिसर्च मेथोडोलॉजी का 1 वीक का कोर्स कंप्लीट करते हो तो यू कैन क्लेम फॉर 10 मार्क्स। ओके, 2 वीक्स एंड अबव के लिए 20, 1 वीक के लिए 10। पेपर्स प्रेजेंटेड इन कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस में आप प्रेजेंट करते हो तो 10 मार्क्स, नेशनल में करते हो तो 7.5 मार्क्स, स्टेट लेवल में करते हो तो 5 मार्क्स, और लोकल कॉलेज लेवल में करते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ये प्रेजेंटेशन के लिए। हाँ, लेकिन ये प्रेजेंटेड पेपर का अगर फुल टेक्स्ट पेपर प्रोसीडिंग में आता है तो आपको प्रोसीडिंग के ही मार्क लेने पड़ेंगे, इसके नहीं लेना पड़ेगा। राइट, तो ये मार्क्स है। अभी आता है दूसरा एक सोर्स, दैट इज इनवाइटेड लेक्चर्स, प्रेजेंटेशंस फॉर कॉन्फ्रेंस एंड सिंपोजिया। अगर आपको रिसोर्स पर्सन करके इनवाइट किया गया टू चेयर द सेशन, या फिर एज अ रैपोर चेयर, जनरल रैपोर चेयर या रिसोर्स पर्सन, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आपको 10 मार्क्स क्लेम करने हैं, नेशनल के लिए 5 मार्क्स। और पहले जो था, पहले अमेंडमेंट 2 तक केवल इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस के ही मार्क्स थे, लेकिन स्टेट एंड यूनिवर्सिटी के लिए मार्क्स जो है वो अमेंडमेंट 3 में इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस के लिए 3 मार्क फॉर प्रेजेंटेशन इनवाइटेड लेक्चर्स, एंड यूनिवर्सिटी लेवल के लिए 2 मार्क्स उन्होंने दिए हैं। अभी देखिए, ये हो गया 3rd अमेंडमेंट तक का। उसके बाद में 2017 और 18 में 4th अमेंडमेंट आया, है ना, और जो 4th अमेंडमेंट आया उसमें काफी सारे चेंजेस दिखाई दिए। वो चेंजेस कौन से है, अभी वी कैन कंपेयर इजीली, क्योंकि अभी आपको पता चल गया कि ओल्ड रेगुलेशन में क्या सिस्टम था। तो देखिए
वहां पे जो 75 था वो यहाँ पे कैटेगरी 1 में 80 हो गया, ओके 80, और यहाँ पे 75 और ये 70 हो गया। कैटेगरी 2 जो है को करिकुलर एक्टिविटीज का, उसमें 50 मार्क्स चाहिए आपको पर असेसमेंट पीरियड। इसमें उन्होंने को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए ज्यादा ये दे दिया, और उसमें पैरामीटर्स भी बहुत सारे दे दिए को करिकुलर एक्टिविटीज के, ठीक है। और दूसरे सभी प्रमोशंस के लिए ये कैटेगरी 2 में मिनिमम 50 मार्क्स पूरे असेसमेंट पीरियड के लिए आपको कवर करने हैं। और कैटेगरी 3 जो है वो पूरे असेसमेंट पीरियड में आपको पहले प्रमोशन के लिए 20 चाहिए, दूसरे प्रमोशन के लिए 50 चाहिए, तीसरे के लिए 75 चाहिए, और स्टेज 4 टू स्टेज 5 के लिए 100 चाहिए, राइट। माय वॉइस इज ब्रेकिंग? No, ma'am. Hello? It's clear. It's clear. It's clear, ma'am. आवाज क्लियर ना? हाँ, हो आई एम मॅम. गेटिंग द मेसेजेस फ्रॉम समबडी, वॉइस इज ब्रेकिंग। नाही मॅडम, क्लिअर आहे. हाँ, क्लियर है ना? येस मॅम. येस ओके मॅम. ओके। अगेन ओके ओके, अगेन यू कॅन सी दिस की इथे इंटरव्ह्यू नाही आहे तुम्हाला, फॉर 2 प्रमोशन्स देर इज नो interview, and for other 2 promotions there are selection committees and interviews, and this is the weightage given: 30% for research, 50% for knowledge, 20% for interview, again 50% for research for professor, 30% for knowledge and 20% for interview, right। और यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि कैटेगरी 2 और 3 को उन्होंने क्लब कर दिया है, ओके। What are the training programs required? Okay, for stage 1 to stage 2, 1 orientation plus 1 refresher. अभी देखिए कुछ लोग ट्रांजिशन पीरियड में आते हैं, है ना, जैसे कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट 2017 का होगा, राइट, और 19 में इंडक्शन प्रोग्राम आया है, उन्होंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया होगा, तो उसको ऑब्लिक का प्रोविजन है, राइट। अभी जो स्टेज 2 से 3 है उसमें आपको एक रिफ्रेशर कोर्स करना जरूरी है, राइट। अभी थोड़ा आगे चलते हैं, यू कैन सी ये 2017-18 में ये जो रिसर्च कैटेगरी थी उसमें कैसे कैसे पॉइंट्स दिए गए हैं वो हम अभी देखेंगे। देखिए, अगर आपका पेपर को केवल नॉन रेफरिड है और यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट में, देखिए अभी ये जो अमेंडमेंट आया उस वक्त में यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट थी, राइट। उन्होंने जो एक्सपर्ट्स है, कमिटी मेंबर्स है, उन्होंने कुछ सिलेक्टेड जर्नल्स जो है वो उसको इसमें अप्रूव्ड लिस्ट में इंक्लूड किया था। तो ये जो अमेंडमेंट है वो कहता है स्ट्रिक्टली यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल में ही लिखना है आपको। यूजीसी अप्रूव्ड के लिस्ट में अगर आपका जर्नल नहीं रहेगा तो यू कैन नॉट क्लेम फॉर मार्क्स फॉर जर्नल पब्लिकेशन। ये एक इसका ड्रॉबैक था, ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट का, जो 2017-18 और मे भी 18-19 परमिट किया, तो आप 18-19 के लिए भी भर सकते हैं अमेंडमेंट नए इसके 4 के हिसाब से। अभी यहाँ पे जर्नल यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट में है लेकिन नॉन रेफरिड है, तो आपको 10 मार्क्स लेने हैं। और अगर यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट में है और वो रेफरिड जर्नल है तो उन्होंने बेस बनाया 25 का। देखिए वहां पे 15 था, 10 और 15 था, और यूजीसी अप्रूव्ड करके कोई कॉन्सेप्ट तब नहीं थी पुराने रेगुलेशन में। 4th अमेंडमेंट में वो आई, और 4th अमेंडमेंट में एक बहुत मतलब अच्छा ही चेंज था वो, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स के मार्क्स नील कर दिए उन्होंने। क्योंकि क्या है, हमने देखा कि जब कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में फुल टेक्स्ट पेपर आना यानी सस्ता और मस्त मार्ग था मार्क्स लेने का, राइट। लेकिन उस वक्त हुआ ऐसे कि इतनी सारी ये होगी कॉन्फ्रेंसेस की सिटी में हर महीने में 2-3 कॉन्फ्रेंसेस रहती थी, हर एक कॉलेज कॉन्फ्रेंस लेता था, तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंस वो ड्यूरेशन में ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। तो
API 17-18 में उन्होंने कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स के मार्क्स नील कर दिए और उन्होंने एक ये किया कि 60-40 के बजाय उन्होंने 70-30 शेयरिंग के लिए किया, 70-30% इन केस ऑफ जॉइंट ऑथर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70% ऑफ पॉइंट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among the first and corresponding authors and the remaining 30% to be distributed equally among the remaining authors. उसके बाद में इम्पैक्ट फैक्टर अगर आपका पेपर जर्नल जो है वो यूजीसी अप्रूव्ड है, रिव्यूड, पीयर रिव्यूड है और उसको इम्पैक्ट फैक्टर है लेस देन 1 इम्पैक्ट फैक्टर है तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब 25 में 5 पॉइंट ऐड हो जाएंगे, मतलब 30 हो जाएंगे। 1 और 2 के बीच में अगर आपका इम्पैक्ट फैक्टर है तो 25 में 10 मार्क ऐड हो जाएंगे, दैट मीन्स 35 हो जाएंगे। 2 to 5 के बीच में 15 ऐड हो जाएंगे, मीन्स 40 हो जाएंगे। और 5 से 10 के बीच में तो 20 मार्क्स ऐड करेंगे तो 45 हो जाएंगे और 10 के अबव इम्पैक्ट फैक्टर है तो 25 हो जाएंगे, तो 25 + 25 दैट इज 50। यानी पुराने सिस्टम में आपको मैक्सिमम मार्क्स एक पेपर के लिए मिलते थे 40 और यहाँ पे मिलेंगे आपको 50। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप नोट कीजिए जिसका फायदा सब रिसर्चर्स को हुआ, टीचर्स को हुआ, वो है कि यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर कौन सा भी चलता है, भले वो वेब ऑफ साइंस का थॉमसन रूटर का ISI इम्पैक्ट फैक्टर हो या कॉस्मोस का इम्पैक्ट फैक्टर हो या फिर UIF हो, GIF हो, कोई भी रहा तो इम्पैक्ट फैक्टर को मार्क्स दिए जाते थे। हाँ, तो इसका फायदा बहुत सारे टीचर्स ने उठा के मैक्सिमम मार्क्स उनके पेपर के लिए ले लिए। लेकिन मैं मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा खुद का पेपर जो था वो अच्छे जर्नल में था, मतलब स्कोपस वगैरह में ये था, वो इंडेक्स था और इम्पैक्ट फैक्टर 0.1 समथिंग, 0.8 समथिंग वगैरह था और उसके लिए लेस देन 1 के लिए मुझे 25 + 5 30 मिले। लेकिन एक और व्यक्ति का जो पेपर था वो उसको लिए UIF था, यूनिवर्सल इम्पैक्ट फैक्टर था 5.2 उस जर्नल को, तो 25 + 20 यानी 45 मार्क्स उसको मिले और मुझे 30 मार्क्स में सेटिस्फाई करना पड़ा। तो ये एक लिमिटेशन था ये पर्टिकुलर इसका, जिसको एलिमिनेट उन्होंने अभी नए रेगुलेशन में किया है, क्योंकि कम स्टैंडर्ड जर्नल वाले को भी इम्पैक्ट फैक्टर है तो वो कंसिडर यहाँ पे करते थे, राइट। अभी देखिए दूसरा पब्लिकेशन जो होता है वो होता है बुक्स एंड चैप्टर्स इन बुक्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पब्लिशर अगर आपको पब्लिश करके देता है तो 30 अगर आप सिंगल ऑथर हो तो, अगेन 70-30 अगर आपके को ऑथर हो तो वो फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अगर नेशनल लेवल पब्लिशर, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपका किताब पब्लिश करता है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, जबकि वहां पे 25 था। लोकल पब्लिशर्स के लिए सेम है 15 अगर आप सिंगल ऑथर हो तो, और चैप्टर के लिए उन्होंने 10 किया है फॉर इंटरनेशनल बुक चैप्टर्स, और नेशनल लेवल पब्लिशर अगर बुक आपका छपता है एडिटेड और उसमें एक चैप्टर आपने लिखा है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे पर पेपर, राइट। ओके, दिस इज फॉर बुक्स एंड चैप्टर्स इन अ बुक। थर्ड C1 कैटेगरी जो है वो है रिसर्च प्रोजेक्ट्स की। यहाँ पे उन्होंने कंप्लीटेड ऑनगोइंग दोनों रखा है। मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट अबव 5 lakhs तो 20 और माइनर प्रोजेक्ट बिटवीन 1 lakh to 3 lakhs, मतलब यहाँ पे जो पुराने इसमें 25,000 to 3 lakhs थे उसको उन्होंने 1 to 3 lakhs बताया तो उसको 10 मार्क्स, राइट। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स जो होता है उसके लिए सेम क्राइटेरिया रखा है, मिनिमम ₹2 lakhs एंड 10 फॉर एवरी 2 lakhs। अभी यहाँ पे उन्होंने मेजर पॉलिसी डॉक्यूमेंट का ऐड किया है। अगर आपके प्रोजेक्ट में से अगर कोई मेजर पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनता है तो इंटरनेशनल लेवल का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है तो 30
फिर सेंट्रल बॉडी, स्टेट बॉडी, लोकल, नेशनल लेवल का कुछ बनता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो 10 पर लोकल। जैसे इसमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट की जगह पेटेंट भी अगर किसी में से निकलता है तो आपको इस प्रकार से मार्क्स मिलेंगे, 30 फॉर इंटरनेशनल लेवल पेटेंट एंड 20 फॉर नेशनल लेवल पेटेंट। आगे चलते हैं। अभी रिसर्च गाइडेंस अगर आपके अंदर चल रहा है तो उसके लिए पॉइंट्स नहीं है, लेकिन अवार्ड अगर हो जाता है तो 5 है। देखिए यहाँ पे उन्होंने रिसर्च को मार्क्स बढ़ा दिए। एमफिल के लिए 3 मार्क थे पिछले रेगुलेशन में, वो अभी 5 हो गए हैं, राइट। और पीएचडी डिग्री अवॉर्डेड है आपकी, ठीक है, तो 10 मार्क थे पिछले इसमें, उसको उन्होंने अभी 15 किए हैं। और पीएचडी सबमिटेड है आपकी, तो 7 मार्क थे, उसको 10 किए हैं। तो इसमें वो एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा, सबमिटेड पीएचडी डिग्री और डिग्री अवॉर्डेड का। उसके बाद में देखिए पुराने रेगुलेशंस में आप ओरिएंटेशन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स या फिर 1 वीक का रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स अगर आप करते हैं तो आपको मार्क्स थे, बराबर है, 20 मार्क 2 and 3 वीक्स के अबाउट 2 वीक्स के लिए, और 10 मार्क्स थे आपके 1 वीक के लिए, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे उन्होंने वो मार्क्स काट दिए, यानी इसमें देखिए कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स के मार्क्स काटे उन्होंने, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए जो मार्क्स क्लेम करते थे पुराने इसमें, वो कट कर दिए। देखिए क्या होता है, हमने देखा कभी कभी प्लेसमेंट्स के लिए हम लोग जाते हैं तो फर्स्ट प्लेसमेंट के लिए लोग पब्लिकेशन ही नहीं करते, क्योंकि वैसे ही उनको एक ओरिएंटेशन और एक रिफ्रेशर किया तो उनको मार्क्स मिल जाते थे 20 40 मार्क। और उसका कैपिंग है कि 30, मैक्सिमम 30 आप क्लेम कर सकते हो, तो मैक्सिमम 30 भी मिल गए उनको। तो रिक्वायरमेंट जो है उनकी वो 20 मार्क की ही थी, तो हमको बताना पड़ता था नहीं बाप पब्लिकेशंस भी करो, 20 मार्क यानी बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं, राइट। तो इस प्रकार से उन्होंने वो पॉइंट ही हटा दिया है, कंफ्यूजन यहाँ पे, देयर विल बी नो मार्क्स फॉर ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर एंड अदर मेथोडोलॉजी कोर्सेज। अभी देखिए यहाँ पे उन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस किया फेलोशिप एंड अवार्ड्स फ्रॉम एकेडमिक बॉडीज। अभी फेलोशिप्स जो है वो अगर इंटरनेशनल लेवल की है तो 15 मार्क्स, नेशनल लेवल की है तो 10, और स्टेट लेवल की है तो 5, और अवार्ड्स भी। लेकिन अवार्ड्स में उन्होंने एक स्पेसिफिक किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, अवार्ड्स फ्रॉम एकेडमिक बॉडीज ओनली, है ना। वो बॉडी जो भी आपको अवार्ड दे रही है वो एकेडमिक बॉडी होना जरूरी है, तो ही आप मार्क्स क्लेम करेंगे, 15, 10 और 5, ओके। फिर है इनवाइटेड लेक्चर्स और पेपर प्रेजेंटेशन। अभी यहाँ पे उन्होंने कैपिंग किया है, उन्होंने कहा है कि 20% ऑफ टोटल रिक्वायर्ड एपीआई फॉर ईच स्टेज। देखिए अगर आपका पहला प्रमोशन है और आपका जो रिक्वायरमेंट है एपीआई वो है 20, राइट। अगर वो 20 है तो उसका 20% कितना होगा, तो उतने ही मार्क्स आप इस कैटेगरी में क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। देखिए ये इनवाइटेड लेक्चर एज अ रिसोर्स पर्सन, सेशन चेयर, रैपर चेयर, या फिर पेपर प्रेजेंटेशन, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस अगर होगा तो 7 मार्क्स पर फॉर इनवाइटेड लेक्चर एंड 5 मार्क पर पेपर प्रेजेंटेशन। नेशनल लेवल अगर होगा तो 5 मार्क्स पर इनवाइटेड लेक्चर एंड 3 फॉर पेपर प्रेजेंटेशन। और स्टेट एंड यूनिवर्सिटी लेवल का होगा तो 2 फॉर इनवाइटेड लेक्चर एंड 2 फॉर पेपर प्रेजेंटेशन। अभी ये पर्टिकुलर इसमें एक और चीज नई ऐड की गई दैट इज ई कंटेंट डिलीवरी प्रोसेस मटेरियल। अगर आप ई कंटेंट बनाते हो, जैसे सिलेबस ओरिएंटेड आप बच्चों के लिए कुछ ई कंटेंट या वीडियो लेक्चर्स बना के यूट्यूब पे अपलोड करते हो या फिर आपके वेबसाइट पे अपलोड करते हो, तो आपको 10 पर मॉड्यूल मिलेंगे, ठीक है ना। 10 पर एक पेपर होता है, उसके मॉड्यूल्स होते हैं 1 2 3 4 5, तो एक एक मॉड्यूल के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, राइट। सी हियर
they have not specified the platform, right? इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपके इसमें आपने पूरे पेपर का क्विज भी बना के डाले, टेक्स्ट नोट्स भी डाले या वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए, देन ऑल्सो यू कैन claim marks for this period only. Okay, now this is about fourth amendment. Now I am coming to the CAS guidelines 18 July 2018. Replaces replaces the UGC notification of 2010, and it is accepted by government of Maharashtra on 8 March 2019 and amended on 10th May 2019, right? अभी ये नए गाइडलाइंस है. इसका डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है 8 मार्च 2019 है और फाइनेंशियल मैटर्स जो भी है वो 1 जनवरी 2016 से रहेंगे. ओके, प्लीज रिमेम्बर दिस डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज 8 मार्च 2019. यानी आप अगर ओवरलैपिंग पीरियड में अगर हो तो 2017-18 के लिए आपको फोर्थ अमेंडमेंट लागू होगा और 8 मार्च 2019 के लिए 18-19 के लिए भी आपको फोर्थ अमेंडमेंट जो है वो लागू होगा. और यहाँ से आगे जो है वो आपका पूरा न्यू रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट होगा. अभी इसमें देखिए एक जैसे यहाँ पे मैंने ये यूज किए हैं, इसमें रो रहे है ना, तो इसमें एक चीज बहुत मतलब इम्पोर्टेंट इंट्रोड्यूस हुई है कि पीएचडी मैंडेटरी हो गई टीचर्स के लिए फॉर प्रमोशंस. ठीक है, यहाँ पे देखिए एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन कॉलेजेस, मतलब कॉलेज में अगर आपके 2 प्रमोशन हो गए और तीसरा प्रमोशन जो है एसोसिएट प्रोफेसर का अगर ड्यू है तो उसके पहले आपका पीएचडी अवार्ड होना चाहिए, तो ही आपको एसोसिएट प्रोफेसर का मिलेगा. ठीक है, और यूनिवर्सिटी में जो लेवल 12 है यानी दूसरा सिलेक्शन ग्रेड का जो प्रमोशन है उसी के पहले आपको पीएचडी कंपल्सरी अवॉर्डेड होना चाहिए. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंज जो है वो नए रेगुलेशन में किया गया है. ओके, इसमें और एक चीज इंट्रोड्यूस की गई है जो कि हम देखेंगे. एमफिल एंड पीएचडी इंक्रीमेंट्स आर टू बी गिवन एज स्पेसिफाइड एज पर यूजीसी नोटिफिकेशन. देखिए यूजीसी नोटिफिकेशन में लिखा है कि एमफिल और पीएचडी के इंक्रीमेंट्स जैसे मिल रहे हैं वैसे दीजिए आप, लेकिन दिस थिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. और जबकि फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो सब 1 जनवरी 2016 से करने के लिए बोला है, तो जिन्होंने ऑलरेडी लिए हैं दे आर नाउ इन प्रॉब्लम, क्योंकि उनका रिकवरी होने के चांसेस जो है. ठीक है, और अगर आपकी पीएचडी डिग्री फॉरेन यूनिवर्सिटी से या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से है तो वो इंस्टीट्यूट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में होना चाहिए, तभी वो डिग्री को वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज उसे वैलिड नहीं माना जाएगा. ये इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस जो है वो नए इसमें है. ठीक है, see new CAS system to be effective from the date of notification of these regulations, that is 8 March 2019. A clause number 6.3 है, right? Faculty members who have already qualified or likely to qualify shortly have been given 3 years, that is annual year 2021 or 21-22 in Maharashtra, to exercise an option to go for CAS as per new regulation or old regulation. देखिए 7.3 पेज नंबर 29 में वो रेगुलेशन के ये दिया हुआ है, मतलब उन्होंने जो ट्रांजिशन पीरियड में जिनके ये आ रहे कैश प्रमोशंस, तो उनके लिए एक ऑप्शन फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया है उन्होंने. उसमें आप ऑप्शन फॉर्म भर के ओल्ड रेगुलेशन से आपको दिया जाए करके ले सकते हो. उसका कारण मैं नेक्स्ट 1-2 स्लाइड में बताऊंगी. आप सिर्फ एक चीज ध्यान में रखो कि आपको 2021-22 तक आप
डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्रमोशन न्यू रेगुलेशन से लेना है या ओल्ड रेगुलेशन से लेना है। हाँ, ओल्ड रेगुलेशन से करना है, ठीक है। तीसरा है टाइम टू कंप्लीट ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज इज अप टू 31 दिसंबर 2018। देखिए जिनके किसी कारणवश ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर कोर्सेज होते नहीं, कभी कभी मैनेजमेंट रिलीव नहीं करते, कभी कभी उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो असेसमेंट पीरियड के दौरान वो नहीं करते हैं, तो उनको एक छूट देने की बात आई थी कि 31 दिसंबर तक 2018 तक आप करेंगे कंप्लीट, तो आपको आपका डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से मिल जाएगा, वो कंसिडर किया जाएगा। लेकिन दिस प्रोविजन हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज पर अमेंडमेंट डेटेड 10 मई 2019। तो 10 मई को जो अमेंडमेंट आया उसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसको नहीं एक्सेप्ट किया है, इसीलिए कुछ टीचर्स जो अपने असेसमेंट पीरियड में रिफ्रेशन नहीं कर पाए और उन्होंने 31 दिसंबर के पहले उसको किया, तो उनको 31 उनको जिस दिन उनका इंटरव्यू होगा, मतलब जिस दिन वो एलिजिबल होंगे, लास्ट डे ऑफ दैट ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स जो होगा, जिस दिन वो एलिजिबल होंगे उस दिन उनको प्रमोशन दिया जाएगा। उन्होंने दिया है, मैं जो बोली आपको कि ऑप्शन फॉर्म भरने का जो है, मतलब वो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है वो, क्योंकि देखिए उन्होंने एक और कहा है कि प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर शैल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सिलेक्शन एंड नॉट द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। मतलब नए रेगुलेशन के हिसाब से अगर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए आप ड्यू हो, तो आप जिस दिन से एलिजिबल हो रहे हो उस दिन से नहीं, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन से आपको दिया जाएगा, है ना। तो इसी के लिए, इसी प्रॉब्लम के लिए आपको वो ऑप्शन फॉर्म भरना है कि आपको पुराने हिसाब से चाहिए या नए हिसाब से 2021-22 तक इन महाराष्ट्र, ओके, 20-21 तक बाकी जगह। फिर फॉर प्रमोशन द एलिजिबल टीचर शुड बी ऑन रोल और इन एक्टिव सर्विस। देखिए ये एक भी उन्होंने दिया है कि अगर आपके कैश नहीं लगते हैं, कुछ नहीं लगते, तो आप रिटायर्ड होते हो या आप इंस्टीट्यूट छोड़ते हो, तो वो आपको नहीं मिलेगा। यू शुड बी ऑन रोल एंड इन एक्टिव सर्विस। Then third one is the candidate who does not succeed in the first assessment। ये बहुत important है। अगर आपका असेसमेंट हो रहा है कैश का और आपको फेलियर कर दिया कि कमिटी ने नहीं एक्सेप्ट किया, नहीं बाबा इसके पब्लिकेशंस नहीं है यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट में, या कोई भी और प्रॉब्लम निकाले उन्होंने कमिटी ने और उसको डिनाई कर दिया प्रमोशन देने से, तो आपका नुकसान क्या होता है कि अगले 1 साल तक आपकी कमिटी नहीं लगेगी, आपका रीअसेसमेंट नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है उसमें कि जब होगा 1 साल के बाद, तो वो 1 साल के बाद वाला डेट से ही आपको मिलेगा, राइट। मतलब 1 साल का और आपका नुकसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए इंडक्शन प्रोग्राम जो आप कर रहे हो, वो इंडक्शन प्रोग्राम अभी इंट्रोड्यूस किया है न्यू डायरेक्शन में। An induction program of 1 month shall be introduced for all newly recruited assistant professors in the universities, colleges, institutions, ideally before the starting of their teaching work, but definitely within 1 year of the recruitment of the new faculty member। यानी टीचिंग के पहले आपको करना चाहिए इंडक्शन प्रोग्राम, या फिर 1 साल के अंदर में आपको ये इंडक्शन प्रोग्राम कंप्लीट करना है। अभी देखिए जो पुरानी एपीआई की गाइडलाइंस थी उसमें नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस ये एक क्राइटेरिया था और दूसरा एपीआई का क्राइटेरिया था अलोंग विथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अभी नई जो गाइडलाइन है उसमें 3 क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किए हैं उन्होंने। पहला है नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, दूसरा है एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट, यानी आपका जैसे सीआर होता है ना, उस प्रकार का एक एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट यहाँ पे लगेगा आपके असेसमेंट के लिए। और तीसरा है रिसर्च स्कोर, यानी जो एपीआई हम कहते हैं उसको उन्होंने नाम दिया है अभी रिसर्च स्कोर, और इंक्लूडिंग ट्रेनिंग कोर्सेज। उसमें जो ट्रेनिंग कोर्सेज आपको करनी है वो करनी है रिसर्च स्कोर में, राइट।
ये 3 क्राइटेरिया दिए हैं। अभी हम देखेंगे नंबर ऑफ सर्विस जो है वो जो है उसका स्ट्रक्चर उन्होंने वैसे ही रखा है, यानी पहला प्रमोशन 4, 5 या 6 साल में, दूसरा प्रमोशन 5 साल में, तीसरा प्रमोशन जो है 3 साल में और चौथा प्रमोशन है जो प्रोफेसर का है वो 3 साल में, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर के 10 साल सर्विस होने के बाद में सीनियर प्रोफेसर ग्रेड के लिए उन्होंने ऐसे प्रमोशंस रखे हैं, उसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। देखिए अभी ये जो स्टेज 1 से 2 के बीच में जाते हैं, यानी एकेडमिक लेवल 10 से लेके 11 में जब जाते हो, तब आपका एनुअल असेसमेंट जो होगा उसमें जो रिमार्क आएगा वो आएगा सैटिस्फैक्ट्री, गुड और अनसैटिस्फैक्ट्री, ऐसे 3 उन्होंने दिए हैं। तो देखिए जिनका मतलब 6 साल में प्रमोशन हो रहा है तो 3, 4, 5 यानी एटलीस्ट 3 जो है मतलब 4, 5, 6, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट 3 साल में आपको सैटिस्फैक्ट्री या गुड मिलना चाहिए, ठीक है। अनसैटिस्फैक्ट्री नहीं मिलना चाहिए, तो ही आपका प्रमोशन होगा, है ना। और ये जो 5 साल का है उसमें 5 साल के में से एटलीस्ट 4 साल का जो है आपका वो क्या होना चाहिए आपका सैटिस्फैक्ट्री और गुड होना चाहिए। देखिए ये पहले प्रमोशन के लिए क्या है मैं आपको बता दूं, जिनका 4 साल में प्रमोशन होने वाला है उनके 3 एनुअल रिपोर्ट्स जो है वो सैटिस्फैक्ट्री या गुड होने चाहिए, ठीक है। जिनका 5 साल में प्रमोशन होना चाहिए उनके लिए 4 साल के रिपोर्ट सैटिस्फैक्ट्री या गुड होने चाहिए, और जिनका 6 साल में प्रमोशन होना चाहिए उनके 5 साल के रिपोर्ट में सैटिस्फैक्ट्री एंड गुड होना चाहिए, ठीक है। दूसरे प्रमोशन के लिए 5 साल का अवधि है, उसमें से 4 रिपोर्ट सैटिस्फैक्ट्री एंड गुड होना चाहिए। बाद में 3-3 साल के जो है उसमें एटलीस्ट 2 साल में उनको सैटिस्फैक्ट्री या गुड आना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे PhD is an essential requirement for promotion of post of associate professor and professor in colleges, ठीक है। और सेकंड प्रमोशन में यूनिवर्सिटी टीचर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट का जो सैटिस्फैक्ट्री, गुड और अनसैटिस्फैक्ट्री ग्रेडेशन कैसे होगा। देखिए टीचिंग के लिए उन्होंने दिया कि क्लासेस टॉट includes sessions on tutorials, lab and other teaching related activities. तो आपको लेना है number of class divided by total classes assigned into 100, यानी आपको असाइन कितने क्लासेस किए गए एज पर टाइम टेबल और उसमें से आपने कितने क्लासेस लिए, तो इसका परसेंटेज जो है वो यहाँ पे आएगा। वो अगर 80% है तो आप और उसके अबव है तो आपको गुड मिलेगा, 70 to 80% है तो सैटिस्फैक्ट्री मिलेगा, 70% है तो अनसैटिस्फैक्ट्री मिलेगा, लेस देन 70% है तो अनसैटिस्फैक्ट्री मिलेगा, ठीक है। और इन्वॉल्वमेंट इन द कॉलेज स्टूडेंट्स रिलेटेड एक्टिविटीज और रिसर्च एक्टिविटीज के लिए उन्होंने कहा कि 3 से ज्यादा एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो तो गुड दिया जाएगा, 1 से 2 एक्टिविटीज में आप हो तो आपको क्या दिया जाएगा सैटिस्फैक्ट्री, और आप कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करते हो खुद को तो आपको यहाँ पे अनसैटिस्फैक्ट्री मिलेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो उन्होंने एक्टिविटीज को भी डिफाइन किया है इसमें 7 एक्टिविटीज, ये 7 में से 3 या 3 से ऊपर में आप इन्वॉल्व हो तो गुड आपको मिलेगा, 1 या 2 में इन्वॉल्व हो तो सैटिस्फैक्ट्री, और 1 में भी इन्वॉल्व नहीं हो तो आपको अनसैटिस्फैक्ट्री मिलेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है अनसैटिस्फैक्ट्री मिलना, क्योंकि इसमें से बहुत सारी ड्यूटीज जो है हमारा रूटीन वर्क है। पहला उन्होंने दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज हेड, चेयरपर्सन, डीन, डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, वार्डन एटसेट्रा। दूसरा दिया है एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ड्यूटीज असाइन्ड बाय द कॉलेज, ये तो हम सभी करते हैं, ठीक है। अटेंडिंग द एग्जामिनेशन पेपर वैल्यूएशन, ये तो हम करते ही है। फिर स्टूडेंट रिलेटेड को करिकुलर एक्सटेंशन एंड फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज सच एज स्टूडेंट क्लब्स, करियर काउंसलिंग, स्टडी विजिट्स, student seminars and other events, cultural, sports, NCC, NSS and community services.
then organizing seminars, conferences, workshops. Okay, then evidence of actively involved in guiding PhD students, then conducting minor or major research projects sponsored by national and international agencies. And seventh one is at least one single or joint publication in peer reviewed और UGC oblique, यहाँ पे देखिए peer reviewed oblique किया है ना, ये बहुत बड़ा चेंज है उसमें, जो फोर्थ अमेंडमेंट है उसमें, है ना, oblique UGC लिस्ट ऑफ जर्नल्स, तो ये है। और अभी ओवरऑल ग्रेडिंग कैसे होगा ये सब चीजों का तो अगर टीचिंग में गुड है, अदर एक्टिविटीज में गुड है, तो ओवरऑल ग्रेडिंग आपको गुड मिलेगा। टीचिंग गुड है, अदर एक्टिविटीज सेटिस्फैक्ट्री है, तो भी आपको गुड मिलेगा। अगर टीचिंग सेटिस्फैक्ट्री है और अदर एक्टिविटीज में आप गुड हो तो आपको सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। टीचिंग सेटिस्फैक्ट्री, ओवरऑल एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज सेटिस्फैक्ट्री, देन सेटिस्फैक्ट्री। और ये दोनों में से किसी एक में अनसेटिस्फैक्ट्री आपको मिलता है, किसी एक में भी, तो आपका ओवरऑल ग्रेडिंग रहेगा अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, अभी हम जाएंगे रिसर्च स्कोर, मतलब एक्चुअली मार्क्स कौन से पब्लिकेशन के लिए कितने कितने लेना अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस। अच्छा, अभी देखते हैं, देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो 6,000 से लेके 7,000 में जाएगा, तो उसको ओरिएंटेशन कोर्स करना पड़ता है, देन एक रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ता है। और अगर आपका रिफ्रेशर कोर्स जो है ना, उसके लिए और में एनी टू, मतलब अगर 14 डेज के लिए आपको कॉलेज नहीं छोड़ रहा है, रिलीव नहीं कर रहा है, तो 5-5 दिन के 2 कर सकते हो आप। ठीक है, और 1 MOOCs कोर्स विथ ई सर्टिफिकेशन, ई कंटेंट डेवलपमेंट इन 4 क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पे उन्होंने जैसे कोई तो भी एक यूनिवर्सिटी है, मैं बताती हूँ आपको, तो वो यूनिवर्सिटी के ही कोर्सेज को उन्होंने ये किया है, उन्होंने जो लिए है उसी को उन्होंने सर्टिफाई किया है। मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, मैं आखिरी में बताऊंगी उसको। ओके, और यहाँ पे आपको मैंने बताया कि आपके जो असेसमेंट रिपोर्ट्स है वो 4 साल वालों के लिए 3 जरूरी है, गुड और सेटिस्फैक्ट्री, और 5 साल के लिए 4, और 6 साल के लिए 5 गुड होने चाहिए, गुड या सेटिस्फैक्ट्री। 7 to 8 के बीच में जाएंगे तो आपको रिफ्रेशर कोर्स करना है, या एफडीपी मिनिमम ऑफ 10 डेज जो है वो। उसके बाद में वर्कशॉप्स, सिलेबस अपडेशन वर्कशॉप्स, एनी टू ऑफ मिनिमम 5 डेज। उसके बाद में 1 MOOCs कोर्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ ई सर्टिफिकेशन, ई कंटेंट डेवलपमेंट इन 4 क्वाड्रेंट्स। देखिए, आप अगर एक कोर्स करते हो विथ ई सर्टिफिकेशन तो वो भी इसके लिए और में आ रहा है। और ई कंटेंट डेवलपमेंट मिनिमम 10 मॉड्यूल्स इन एटलीस्ट 1 क्वाड्रेंट अगर आप बना के देते हो इसमें ई कंटेंट डेवलपमेंट में MOOC के कोर्स में, तो आपको वो एग्जेम्प्टेड है। और सेटिस्फैक्ट्री जो है 5 में से 4 में होना जरूरी है। ओके, ओनली फॉर यूनिवर्सिटी टीचर्स ये स्टेज में 3 पब्लिकेशन पीयर रिव्यूड ऑब्लिक यूजीसी लिस्ट जर्नल में होनी चाहिए, और पीएचडी अवार्डेड होना कंपलसरी है ये स्टेज के लिए। ठीक है, फिर इसमें देखिए 10 डेज का उन्होंने जो है वो रिफ्रेशर कोर्स, मेथोडोलॉजी कोर्स दिया है, उसके लिए और है 5-5 दिन के 2 करो, या फिर 1 MOOC का कोर्स, या ई कंटेंट डेवलपमेंट that is 10 modules in at least 1 quadrant, PhD in relevant allied subject आपके लिए मस्ट है यहाँ पे। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री और गुड जो है वो 3 साल में ये प्रमोशन हो रहा है, तो एटलीस्ट 2 साल का गुड सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है वो 7 पब्लिकेशंस इन पीयर रिव्यूड पब्लिक यूजीसी लिस्टेड जर्नल में होने चाहिए, और असेसमेंट पीरियड में उसमें से 3 होने चाहिए। रिसर्च स्कोर 70 होना चाहिए, और एविडेंस ऑफ हैविंग गाइडेड अ मिनिमम ऑफ 1 PhD स्टूडेंट। तो ये यूनिवर्सिटी के लिए है ना।
और प्रोफेसर जो है उसमें देखिए डेट ऑफ इंटरव्यू टू बी द डेट ऑफ प्रमोशन एंड नॉट द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये उन्होंने दिया है। लेकिन वो ऑप्शन फॉर्म भरने से आपको ओल्ड रेगुलेशन से अगर लेते हो आप ऑप्शन, तो आपको पुराने इससे मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मिनिमम 10 publications in peer reviewed oblique UGC listed journals of which minimum 3 should be in the assessment period. Satisfactory good in 2 years, okay. Minimum 110 है प्रोफेसर के लिए, और सिलेक्शन कमिटी आएगी। और यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए एक एक्स्ट्रा है, एविडेंस ऑफ हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड PhD स्टूडेंट। फिर सीनियर प्रोफेसर का है, वो काफी दूर है, हम तो मैं स्किप करती हूँ। अभी देखिए प्रोफेसर के लिए तो मैंने यहाँ पे लिखी हूँ, लेकिन ये सभी के लिए यही क्राइटेरिया है मार्क्स के। अभी देखिए अभी उन्होंने मार्क्स कैसे दिए हैं। रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड ऑब्लिक UGC लिस्टेड जर्नल्स, तो साइंस वालों के लिए 8 मार्क्स पर पेपर है। कॉमर्स और अदर फैकल्टीज के लिए डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज के लिए 10 पर पेपर है। अभी बुक्स है आपके, इंटरनेशनल पब्लिशर अगर पब्लिश करता है तो 12 मार्क दोनों के लिए, नेशनल पब्लिशर्स करता है तो 10, चैप्टर इन एडिटेड बुक के लिए 5 मार्क है। अगर आप एडिटेड बुक के एडिटर हो तो भी आपको मार्क्स है। इंटरनेशनल पब्लिशर आपका एडिटेड बुक पब्लिश कर रहा है एंड यू आर द एडिटर, तो 10 मार्क है। नेशनल पब्लिशर पब्लिश करता है आपका एडिटेड बुक, यू आर द एडिटर, तो 8 मार्क्स आप लेंगे। यहाँ पे ट्रांसलेशन बाय क्वालिफाइड फैकल्टीज, अगर आप किसी वर्क का ट्रांसलेशन करते हो जैसे चैप्टर या फिर रिसर्च पेपर, तो 3 मार्क लेंगे। या बुक आपने ट्रांसलेट किया तो 8 मार्क आपको मिलेंगे, ओके। फिर हम देखेंगे यहाँ पे द रिसर्च स्कोर फॉर रिसर्च पेपर्स वुड बी ऑगमेंटेड एज फॉलोज। अभी देखिए पीयर रिव्यूड और UGC लिस्टेड जर्नल्स, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने और किया है, यानी पीयर रिव्यूड भी चलता है अभी, राइट। एकदम UGC लिस्टेड ही होना चाहिए, ऐसा नहीं, उन्होंने ऑब्लिक किया है। और उसके लिए क्या किया है कि इम्पैक्ट फैक्टर टू बी डिटरमिन्ड एज पर थॉमसन रूटर्स लिस्ट ओनली, मतलब थॉमसन एंड रूटर के ही इम्पैक्ट फैक्टर अभी चलेंगे, बाकी के लोगों को एडिशनल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, पीयर रिव्यूड तक वो रहेंगे, राइट। अभी देखिए विदाउट इम्पैक्ट फैक्टर है लेकिन रेफरीड है, तो वो जो मैं सोशल साइंसेस का बताते जाऊंगी, साइंसेस का 8 और 10 बेस है अपना। और पेपर्स पब्लिश्ड इन, अगर वो जर्नल रेफरीड जर्नल है आपका, तो 5 पॉइंट्स ऐड कर दीजिए, इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है तो भी। लेस देन 1 इम्पैक्ट फैक्टर है तो 10 कर दीजिए। तो हम पहले सोशल साइंसेस का देखते हैं। 10 + 5 जो है वो हो गए नॉन रेफरीड जर्नल के लिए 15, ओके। रेफरीड जर्नल्स के लिए विदाउट इम्पैक्ट फैक्टर। फिर लेस देन 1 इम्पैक्ट फैक्टर है तो 10 + 10 यानी 20, 1 और 2 के बीच में है तो 10 + 15 25, 2 और 5 के बीच में है तो 10 + 20 30, 5 और 10 के बीच में है तो 25, यानी 25 + 10 कितना हो गया 35, एंड 10 के ऊपर इम्पैक्ट फैक्टर है तो 30 और 10 40 मैक्सिमम मार्क्स फॉर योर रिसर्च पेपर। अभी देखिए अगर को ऑथर्स है, 2 ऑथर्स है तो अगर आपका पेपर का वैल्यू जो है वो अगर 40 हो रही है तो उसके 70% जो है वो पहला और दूसरा ऑथर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे चेंज किया है उन्होंने, मतलब टोटल पब्लिकेशन का जो पॉइंट्स आ रहे हैं आपको, उसमें से 70% वैल्यू जो है 2 ऑथर्स आपस में बांट लेंगे। अगर 2 ऑथर्स से ज्यादा ऑथर्स है तो 70% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल करस्पॉन्डिंग ऑथर एंड 30% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन फॉर ईच ऑफ द जॉइंट ऑथर्स, यानी 70-30 का उन्होंने यहाँ पे किया। इफ इट इज मोर देन 2 ऑथर्स है तो पब्लिकेशन वैल्यू के 70% पहला ऑथर लेगा, 70% दूसरा ऑथर लेगा, ठीक है। नाउ you can see here they have focused on this MOOCs, right, e-content development.
यहाँ पे उन्होंने क्रिएशन ऑफ आईसीटी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग पेडागोजी एंड कंटेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव कोर्सेज एंड करिकुला। आपने कोई नया इनोवेटिव कोर्स बनाया, करिकुलम बनाया, तो ऐसे चीजों के लिए आपको 5-5 मार्क मिलेंगे। डिजाइन ऑफ न्यू करिकुला और कोर्सेज के लिए 2-2 मिलेंगे। और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो मुक्स के कोर्सेज है, उसमें अगर आपका पार्टिसिपेशन है, क्या है पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट मुक्स इन 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्रेडिट का कोर्स है। ओके, तो अगर आप ये कोर्स पूरा बनाते हो तो 20-20 मार्क आपको मिलेंगे। और मुक्स डेवलप्ड इन 4 क्वाड्रेंट्स पर मॉड्यूल पर लेक्चर। अभी उसमें एक मॉड्यूल आप बनाते हो कोई भी क्वाड्रेंट में, तो आपको 5-5 मिलेंगे। या फिर आपका एक लेक्चर है मुक्स के कोई कोर्स में, तो आप यू कैन क्लेम फॉर 5 मार्क्स। देन कंटेंट राइटर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर ईच मॉड्यूल ऑफ मुक्स एटलीस्ट 1 क्वाड्रेंट। किसी और के कोर्स में एटलीस्ट एक क्वाड्रेंट में अगर आप कंटेंट राइटर हो या फिर सब्जेक्ट मैटर का रिव्यूअर हो, जिन्होंने दूसरों ने लिख के दिया उसको रिव्यू किया है आपने, तो आपको उसके लिए ईच मॉड्यूल के लिए 2-2 मिलेंगे। देन अगर आप कोर्स के कोऑर्डिनेटर हो और वो कोर्स मुक का आप चला रहे हो स्वयं पर 4 क्रेडिट कोर्स, तो आपको 8-8 मार्क्स कोऑर्डिनेटर के मिलेंगे। फिर ई कंटेंट पे आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट इन 4 क्वाड्रेंट्स फॉर अ कंप्लीट कोर्स और ई बुक। देखिए 4 क्वाड्रेंट्स कोर्स में अगर आप ई कंटेंट लिखते हो या आप ई बुक पब्लिश करते हो तो 12-12 मार्क्स मिलेंगे। ई कंटेंट डेवलप्ड इन 4 क्वाड्रेंट्स पर मॉड्यूल, एक एक मॉड्यूल को आप लिख रहे हो या क्रिएट कर रहे हो कंटेंट, तो 5-5। देन कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट मॉड्यूल इन कंप्लीट कोर्स, ठीक है, पेपर और ई बुक इन एटलीस्ट 1 क्वाड्रेंट 2-2 मार्क्स मिलेंगे। एंड इफ यू आर द एडिटर ऑफ ई कंटेंट फॉर कंप्लीट कोर्स और पेपर और ई बुक, तो आपको 10-10 मार्क्स मिलेंगे। तो इन्होंने अभी नए इसमें मुक्स पे ज्यादा फोकस किया है और उसके लिए मार्क्स भी दिए। नाउ रिसर्च गाइडेंस। अगर आपके अंडर में पीएचडी अवार्ड होती है तो 10-10। देखिए यहाँ पे अभी उन्होंने फिर से कम किया, 4th अमेंडमेंट में 15 था, वो कम कर दिया। पीएचडी थीसिस सबमिटेड को उन्होंने देखिए पहले इसमें 7 था, 4th अमेंडमेंट में 10 था सबमिटेड पीएचडी को, इन्होंने आधा कर दिया, 5 कर दिया। और एमफिल की डिग्री अवार्ड होती है आपके अंडर में तो 2-2 कर दिया। देखिए पहले इसके लिए 3 था ओल्ड रेगुलेशन में, 4th अमेंडमेंट में 5 हो गया और अभी फिर से कम हो गया। रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड के लिए मार्क्स है यहाँ पे देखिए, और ऑनगोइंग के लिए मार्क्स है। तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड के लिए मोर देन 10 लाख का प्रोजेक्ट है आपका, कंप्लीट हो गया तो 10-10 मार्क लीजिए। लेस देन 10 लाख है तो 5-5 मार्क्स लीजिए। एंड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है तो मोर देन 10 लाख का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो 5-5 मिलेंगे, और लेस देन 10 लाख का है तो 2-2 मिलेंगे। कंसल्ट इन 3 उन्होंने दिया है यहाँ पे। और जैसे पहले कैसे था कि रिसर्च प्रोजेक्ट है तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को ही मार्क मिलते थे, को इन्वेस्टिगेटर को नहीं मिलते थे। तो अभी उन्होंने अगर दोनों रहे तो 50% ईच बोला है, और अगर आपका गाइड और को गाइड है तो दोनों को 70% मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक नई चीज ऐड की है उन्होंने, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, को इन्वेस्टिगेटर, गाइड एंड को गाइड, राइट। अभी देखिए पेटेंट्स, पॉलिसी, डॉक्यूमेंट्स एंड फेलोशिप्स। उसमें पेटेंट अगर आपका है इंटरनेशनल लेवल का 10-10, नेशनल लेवल का 7-7, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन इंटरनेशनल बॉडीज और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इंटरनेशनल लेवल की है तो 10-10, नेशनल 7-7 और स्टेट 4-4 की है। अवार्ड्स एंड फेलोशिप्स में इंटरनेशनल लेवल के लिए 7-7 और नेशनल के लिए 5-5 मार्क्स उन्होंने यहाँ पे दिए। और एक है कि यहाँ पे भी उन्होंने वही क्राइटेरिया रखा है पेपर प्रेजेंटेड के लिए, पेपर प्रेजेंटेड इन सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड आल्सो पब्लिश्ड इन, ये है
कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, तो उसके लिए एक ही बार काउंट करना है, राइट। और आप रिसोर्स पर्सन हो, इनवाइटेड लेक्चर्स देने जा रहे हो, पेपर प्रेजेंटेशन इन सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड फुल पेपर इन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। देखिए इन्होंने यहाँ पे मार्क्स इंट्रोड्यूस किए उसको, जो 4th अमेंडमेंट में उन्होंने निकाल दिए थे, राइट। अभी उन्होंने यहाँ किया है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अब्रॉड में जाके आप पेपर प्रेजेंट करते हो या रिसोर्स पर्सन करके लेक्चर डिलीवर करते हो तो आपको 7-7 मार्क मिलेंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विद इन द कंट्री, यानी अपने भारत में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें अगर आप ये करते हो तो 5-5 मार्क। नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने 3-3 मार्क दिए और स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल के लिए तो 2-2 दिए, यानी इतने मार्क्स उन्होंने कम करके दिए हैं। अभी देखिए एक्चुअली दिस इज द marking system given by UGC according to new guidelines. Now, यहाँ पे और एक चीज उन्होंने किया है कि the combined research score for the categories of policy document and invited lectures, resource person, paper presentation shall have an upper capping of 30% of the total research score of the person. यानी यहाँ पे देखिए ये कैटेगरी यानी पेपर प्रेजेंटेड, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में आया हुआ पेपर और रिसोर्स पर्सन करके ये कैटेगरी, और ये कैटेगरी पेटेंट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड फेलोशिप्स, तो इस ये 2 कैटेगरीज पे उन्होंने कैपिंग किया है। तो आपका टोटल रिसर्च स्कोर जितना हो रहा है उसका 30% ही अलाउड है इसमें, उतने ही मार्क्स आप इसमें क्लेम कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। और द रिसर्च स्कोर शैल बी फ्रॉम मिनिमम 3 कैटेगरीज आउट ऑफ 6 कैटेगरीज। यहाँ पे भी देखिए ये 6th कैटेगरी है, ये 5th कैटेगरी है, ये 4th कैटेगरी है, ये 3rd कैटेगरी है, और ये जो है ये 1st कैटेगरी है, राइट। तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6, इसमें से 3 में आपको मार्क्स लेना ही लेना है, कंपलसरी है, कोई भी 3 में है, ठीक है। अगर आपके 2 में ही मार्क्स है तो आपका इनवैलिड है। एटलीस्ट वो एक कंपलसरी उन्होंने प्रोविजन किया है कि मिनिमम 3 कैटेगरीज में से आपको मार्क्स लेने हैं। If paper presented is also published as a part of conference proceedings, then score can be claimed in only one category. एक ही कैटेगरी में आप स्कोर क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए डेट ऑफ प्रमोशन क्या रहेगा आपका। स्टेज 1 से 2 के लिए आपको नए रेगुलेशन में डेट ऑफ क्वालिफिकेशन रहेगा। स्टेज 2 और 3 के बीच में आपका डेट ऑफ क्वालिफिकेशन रहेगा। 3 से 4 के बीच में डेट ऑफ सिलेक्शन रहेगा। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन से आपको एसोसिएट मिलेगा न्यू इसके हिसाब से। जो ट्रांजिशन पीरियड में है उनके लिए ऑप्शन फॉर्म है, गो फॉर ओल्ड रेगुलेशन और गो फॉर न्यू रेगुलेशन। स्टेज 4 और 5 में डेट ऑफ सिलेक्शन रहेगा, 5 to 6 में भी डेट ऑफ सिलेक्शन रहेगा आपका डेट ऑफ ये, ठीक है। अभी देखिए और कुछ मेजर पॉइंट्स इसमें है, जैसे जो ट्रेनिंग कोर्सेस एग्जेम्प्टेड अप टू 31 दिसंबर, ये जो है नोटिफिकेशन में दिया है उन्होंने, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 10 मई 2019 को जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि नो सच एग्जेम्पशन, ठीक है। और जो ओल्ड एग्जामिशन था वो 31 दिसंबर 2013 का था। और यहाँ पे और एक है नो इंक्रीमेंट्स फॉर पीएचडी एंड एमफिल पोस्ट 1 जनवरी 2016, यानी क्लियरली उन्होंने इंडिकेट किया है कि आपको इंक्रीमेंट्स नहीं दिए जाएंगे। तो जिनको दिया है उनकी भी रिकवरी जो होने की संभावना है, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू acknowledge specifically to Dr. Jain, because I attended one workshop delivered by him on these new regulations CAS, and I was very impressed, and the concepts was made very clear by him in that particular workshop, and I think I have also tried my best to explain you regarding the provisions of CAS, and now I think thank you, and if you have any queries it will be my pleasure to answer. Thank you so much. Good afternoon, ma'am.
मॅडम एक क्वेश्चन होता. हा आता तुम्ही सांगितलं पीजीचे प्रोजेक्ट किंवा डेझर्टेशनला मार्क नाही मिळणार का त्याला समजा गाईड केलं तर? नाही ना, नाही आहेत मार्क्स. हो का? आपल्या ह्याच्यात नीटचे दिलेलं सर आहे नाही आहेत मार्क्स. हो का? पीजी जसं MSc किंवा MCA. नाही ना सर, नाही आहेत ना मार्क्स. हो. हेलो मैम. हेलो हेलो हा बोला. मॅम, एक क्वेश्चन असा होता की हा बोला ना. जर समजा आपली PhD 4 वर्षाच्या अगोदर होऊन जात आहे, तर मग त्याला फर्स्ट जे मिळेल हे तर 4 वर्षानंतर मिळेल की 6 वर्षानंतरच मिळेल? पहा, 4 वर्षाच्या आतमध्ये तुमची PhD अवॉर्ड होते तर 4 वर्षात मिळेल. अच्छा. आणि दुसरा प्रश्न असा होता मॅडम की आणखीन एक अपॉइंटमेंट गोष्ट सांगते मी तुम्हाला इथे. हा, हा बोला ना मॅम, बोला. नाही, दुसरं याच्याबद्दल मला तुम्हाला आणखीन एक सांगायचं होतं की माझे 3 स्टुडंट्स असे आहेत ज्या लायब्रेरियन आहेत आणि त्यांची PhD काही लोकांची 4 महिने आणि 4 वर्ष 8 महिन्यात झाली. दुसरीची 5 वर्ष 2 महिन्यात झाली. तिसरीची असंच 4 वर्ष 2 महिने असं झालं. तरी त्यांना 6 वर्षानंतर देण्यात आली PhD. परंतु मी याच्यावरती सर्च केला तर त्यांचं असं म्हणणं होतं JD ऑफिसचं की 4 वर्षाच्या आधी असती तर आम्ही 4 वर्षात दिलं असतं, परंतु त्याच्यानंतर 6 वर्षांनीच मिळणार. कारण म्हणे की तसं गव्हर्नमेंटचे डायरेक्शन्स आहेत तशा की ज्या डेटला तुमचं हे निघतं नोटिफिकेशन UGC अवॉर्ड डेटचं त्या दिवसापासून देण्यात यावं. परंतु तसं पत्र गोंडवाना विद्यापीठाने काढलेलं आहे. तसं गाईडलाईन्स अमरावती विद्यापीठाच्या पण मला मिळाल्या होत्या. परंतु नागपूर विद्यापीठाने त्याच्यावरती काही डायरेक्शन न काढल्यामुळे आम्ही 6 वर्षांनीच देणार. म्हणून मग त्या तिघींनाही 6 वर्षानंतर त्यांना दिलं गेलं. अच्छा. एक दुसरा प्रश्न असा होता मॅडम की आपले जर पब्लिकेशन समजा जॉईनिंगच्या अगोदरचे आहेत, तर ते पब्लिकेशन आपण पहिल्या कॅस्टसाठी घेऊ शकतो का? नाही. कॅस म्हणजे असेसमेंट पिरियड. तुम्ही असेसमेंट पिरियड मध्ये काय करता तेवढंच घेणार. पण सिलेक्शन साठी घेऊ शकता. समजा असोसिएट प्रोफेसर साठी तुम्हाला अप्लाय करायचंय. तर फॉर दॅट यू कॅन टेक द होल ओके पब्लिकेशन. मॅम. ओके. थँक्यू मॅम. हॅलो मॅम, हॅलो. मला एक क्वेश्चन. हॅलो. हा येस. ते म्हटले ना की रुपाली मॅडम तुम्ही बोला पहिले. जे पेपर्स की आपण त्याचे मार्क्स घेऊ शकतो. मग त्याच्यासाठी काही आहेत का? तीनच कॉन्फरन्स. मला ऐकू नाही येते. रुपाली मॅडम हा मॅडम. रुपाली मॅडम मला अजिबात ऐकू येत नाही तुम्ही काय बोलताय. तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाका ना क्वेश्चन. मॅडम ऐकू तुम्ही आता तुम्ही येते काय बोलताय मला अजिबात ऐकू आलेलं नाही. मॅडम? आता येते का? हॅलो. हा हा आता मॅडम. ते बोला. हा बोला. हा मॅडम, तुम्ही कॉन्फरन्सेसच्या बाबतीत जे म्हटलं ना की मार्क्स आपल्याला घ्यायचे आहे, तर मग त्याच्यासाठी काही लिमिटेशन आहेत का की 2 कॉन्फरन्सेस मधलेच मार्क्स घेऊ शकतो आपण की अनलिमिटेड आहे असं काही? मॅडम मी तुम्हाला सांगितलं ना तिथे मॅडम कॅपिंग आहे ना हिंदी त्याच्यामध्ये लँग्वेज यूज 30%. हिंदी यूज करा म्हणतात आहे काही पार्टिसिपंट्स. ओके ओके ओके. मैडम मैंने आपको कॉन्फ्रेंस के लिए जो मार्क्स आपको लेने हैं तो उन्होंने वो जो 2 कैटेगरीज है इनवाइटेड लेक्चर्स, पेटेंट्स, फेलोशिप्स, अवार्ड्स, ये 2 कैटेगरीज जो है तो उसको उन्होंने क्लब करके 30% कैपिंग डाला है उसमें. आपका टोटल स्कोर जितना होगा रिसर्च स्कोर उसमें से 30% जितना होगा उतना ही आप क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. ओके ओके ठीक. हाँ. नंदकुमार नाही ढवळे सर, नंदकुमार ढवळे सर. ठीक है मैडम पूछिए.
मॅडम मुझे पूछना है एक क्वेश्चन। मैडम तुम्ही हे जे सांगितलं, मुझे ये पूछना था। हाँ मैडम आपने ये जो बताया था ये प्लेसमेंट और ये सारी चीजें हैं, ये सभी प्रकार के कॉलेजेस में लागू है, मुझे वेदर इट इज सेल्फ फाइनेंस कॉलेज और ग्रांटी नेट कॉलेजेस, और ओनली दिस इज अप्लीकेबल टू ग्रांटी नेट कॉलेजेस Granted. only, and for self finance colleges no such kind of scale or placements, सेल्फ फाइनेंस में पूरा मैनेजमेंट डिसाइड्स, management decides। ओके सो अगर हम ये लेकिन ओके तो ये जो ओरिएंटेशन देखिए ऑटोनॉमस कॉलेजेस में भी जो हाँ बोलिए मैडम जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है जैसे रामदेव बाबा है हमारे नागपुर में, वाईसीसी कॉलेजेस है, तो वो लोग पे कमीशन देते हैं, कमीशन देते हैं, फुल देते हैं, लेकिन वो भी पूरा मतलब प्रमोशंस जो है उनके पूरे डिपेंड करते हैं, मैनेजमेंट का उसमें रोल होता है। अच्छा तो फिर लेकिन आगे ये जो हम लोग ओरिएंटेशन कोर्स करते हैं या आगे जाके रिफ्रेशर कोर्स करेंगे, ये आगे जाके भी हम लोग को काम में आएगा ना, अगर हम ग्रांटी नेट में जाते हैं या किसी मैनेजमेंट कॉलेज में जाते हैं? देखिए मैडम वो आ सकता है काम आपके, लेकिन अगेन देयर इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्योंकि Okay. क्या है कि ये जो असेसमेंट होता है वो असेसमेंट पीरियड के लिए ड्यू रहता है। अभी कुछ कुछ लोगों के जो नेट इफेक्टेड लोग थे, नेट सेट इफेक्टेड लोग थे, तो उन्होंने करके रखे थे रिफ्रेशर ओरिएंटेशन कोर्स, तो कुछ कुछ केसेस में कमिटी ने उसको ओके किया, मतलब मैंने कंप्लेंट देखी हूँ, कुछ कुछ लोगों के हो गए, अगेन मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके ओके ठीक है, थँक्यू मॅडम। हॅलो मॅडम एक्सक्यूज एक मी मॅम। प्रश्न अजून होता माझा, हे विचारू का? हो सर विचारा। हॅलो फर्स्ट लेवल मधून सेकंड लेवल जाताना आपल्याला समजा अपॉइंटमेंटच्या वेळेस माझा आवाज येतो हिरवडे मॅम? आणि तर 4 वर्ष लागेल नाही का? हो अपॉइंटमेंटच्या वेळेस जर का तुम्ही पीएचडी असाल तर 4 वर्षात होईल तुमचं। आणि सेकंड लेवलला जाताना मॅडम तिथून पुन्हा म्हणजे पहिल्या वर्षापासून काउंट केल्या जाते की पहिले 4 वर्ष कन्सिडर केल्या जातात? पहिलं प्रमोशन झालं तुमचं की मागचं सगळं विसरून जायचं, अच्छा मग नवीन असेसमेंट पिरियड सुरू होतो, त्या पिरियडला जे पाहिजे ते सगळं करायचं। अच्छा ओके 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 हा तेच कन्फ्युजन होतं। ओके थँक्यू मॅडम। हा हॅलो मॅडम। हा 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 मॅडम स्टेज 1 पासून असिस्टंट प्रोफेसर, स्टेज 1 पासून स्टेज 1, 2, 3 आणि त्यानंतर असोसिएट प्रोफेसर यासाठी रिसर्च कोर्सची आवश्यकता आहे की नाही आहे? कारण डायरेक्ट प्रोफेसर साठीच 110चा स्कोर सांगितला आहे आणि असोसिएट पर्यंत स्कोर काही सांगितलाच नाही युजीसीच्या गाईडलाईन मध्ये। सर रिसर्च स्कोर सांगितलेला नाही असं कसं म्हणताय तुम्ही? प्रत्येक याच्यासाठी रिसर्च स्कोर आहे ना सर युजीसीच्या गाईडलाईन्स मध्ये। हॅलो मी स्लाइड दाखवली पण होती तुम्हाला, मॅडम त्यांनी ऐकलं नसेल किंवा ते तितका पार्ट त्यांचा मिस झाला असेल बहुतेक असं वाटतं। मिस झाला नाही मी ते मिस झाला रेग्युलर असेल। ओके पण माझं मी तो टेबलच टाकलेला आहे तिकडे ना। नाही माझा मिसअंडरस्टँडिंग आहे ते रेग्युलेशन वाचल्यानंतर की असोसिएट प्रोफेसर पर्यंत जे आपल्याला कॅश मिळणार आहे तर त्यासाठी रिसर्च स्कोर कंपल्सरी आहे की नाही आहे? आहे ना बाबा, आहे ना, प्रत्येक याच्यासाठी तो रिसर्चच तर महत्वाचा आहे, बाकी सगळं तर आपण करतोच की। नाही बाकी ते कॅटेगरीचं समजलं मला, ऍक्टिव्हिटीज मध्ये गुड सॅटिस्फॅक्टरी। ऍक्च्युली तुम्ही कन्फ्युज याच्याकरता झाले, कारण मी हे लेक्चर जे आहे ना ते जेव्हा आता हे कॉलेजला प्रोफेसरचं द्यायचं आलं की नाही, तर तेव्हा लोक कन्फ्युज होते, तर तेव्हा त्यांच्यासाठी ते बनवलं होतं मी प्रोफेसरचं। तर त्याच्यामध्ये तुम्ही कन्फ्युज होऊ नका, रिसर्च स्कोर तुम्हाला पहिल्या प्रमोशन पासूनच पाहिजे। मी तुम्हाला पहिल्यांदाच सांगितलं की 3 क्रायटेरिया आहेत नवीन गाईडलाईन्स मध्ये, एक तर तुमचं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्व्हिस, दुसरं तुमचं अॅन्युअल असेसमेंट रिपोर्ट, आणि तुमचा तिसरा जो म्हणजे AAR, आणि तिसरा जो आहे तो रिसर्च स्कोर।
हे प्रत्येक प्रमोशनला आवश्यक आहे. ओके ओके थँक्यू मॅडम थँक्यू. हॅलो ओके मॅम. ओके. हा हॅलो शिरवडे मॅम. हा बोला. एम आय ऑडिबल हा मॅम? ऐकू नाही येत. आय एम नॉट ऑडिबल मॅम. सर येतोय आवाज, बोला. ऐकू नाही. मॅडम माझा थोडा तोच प्रश्न होता जो पहिला प्रश्न आला रिगार्डिंग दॅट फर्स्ट प्लेसमेंट दॅट 4 years 5 years and 6 years. वेन आता रिसेंटली मला नियर अबाउट 3.5 years होत आहेत सर्व्हिस जॉईन केलेला आणि आय रिसेंटली कम्प्लिटेड माय PhD. वेन आय जॉईन दॅट टाइम आय वॉज ओनली नेट सेट. So I just want हा to when I will get my first placement, is it after 4 years or I will after 6 years? That is तुमचे 4 वर्ष कधी पूर्ण होत आहेत? after 6 months, ma'am. आ? 6 महिन्यानंतर मॅडम, 6 महिन्यानंतर. आणि PhD कधी आवड झाली? आता रिसेंटली मॅडम 3-4 महिने झालेले आहेत. आवड झाली ना, नोटिफिकेशन निघालं ना? Yes, ma'am. हा मग 4 years. गोंडवाना विद्यापीठामध्ये काम करतोय मॅडम मी. अंडर माय कॉलेज इज अफिलिएटेड टू गोंडवाना युनिव्हर्सिटी. 4 years. 4 years. ओके 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 थँक्यू मॅम. हॅलो हॅलो हॅलो. हा येस सर. मॅडम हा एक बोला बनसोले ह्या सर. रिफ्रेशर कोर्स आपण अगोदर केला आणि ओरिएंटेशन नंतर केलं तर चालतं ना? की असं की कंपल्शन आहे पहिले ओरिएंटेशन आणि नंतर आतापर्यंत तर refresher? चालत आता पुढे चालेल का? होतं, परंतु जे लोक आता या नवीन गाईडलाईन्स मध्ये येतील त्यांना पहिल्यांदा इंडक्शन प्रोग्रामच करायचा आहे. पण आमचं अगोदर जसं आता माझं नेक्स्ट इयरलाच हे आहे जून मध्ये माझं ओरिएंटेशन कोर्स अगोदर झालेला आहे 2018ला आणि आता हे इंडक्शन होईल. मग ते accept नाही होणार का? नाही सी सर, यू आर इन ट्रान्झिशन पिरियड. हा जो आहे ट्रान्झिशन पिरियड मध्ये आहात तुम्ही. ओके. प्रोग्राम हा मागच्या याच्यात ओल्ड रेग्युलेशन मध्ये ते नाव त्याचं नव्हतंच, हा नव्हताच. इथे होता ओरिएंटेशन कोर्स, राईट. आता तुम्ही लोक हे कसं की यू आर इन ट्रान्झिशन पिरियड, ठीक आहे ना, तर ते कन्सिडर करायला पाहिजे त्यांनी. दे मस्ट कन्सिडर इट. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की जसं 2018 पूर्वीचं जुन्या अमेंडमेंट नुसार आणि 19 नवीन याच्यानुसार भरता येईल का? हा भरू शकता ना तुम्ही. कारण मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगते, जो न्यू रेगुलेशन जो आया वो 2019 में एक्सेप्ट किया ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने. तो उसके पहले क्या था? उसके पहले 4th अमेंडमेंट में. तर हम लोगों ने हमारे 2017-18 यूनिवर्सिटी में ऐसे fourth अलग पासून अलग भरे. 4th पासून भरायचं. आणि एक सजेशन एक हवं होतं की नेमकं कुठल्या याच्याने भरणं सोयीस्कर राहील, नवीन की कुठल्या आणि म्हणजे? फोर्थ याच्याने की नवीन याच्यानुसार सोयीस्कर काय राहील तसं भरायला तुम्हाला होतं ना फक्त जिथे पहा, लॉजिकली स्पीकिंग ओल्ड रेग्युलेशन 17-18 ला होतं 4th अमेंडमेंट, राईट. सिन्स 2019 मार्च नंतर आपलं नवीन रेग्युलेशन आलं, राईट. हो. तर नॅचरल लॉजिकली आहे ना की ज्या वर्षी जे आहे त्याच वर्षी प्रमाणे अनिल तुम्ही एपीआय भराल ना. पण एक मी थोडं सजेशन करू मॅडम इथे. थँक्यू मॅडम. येस येस शुअर 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 अनिल. आता जो प्रश्न विचारला होता ना, तर त्यात तुम्ही पण सांगितलेलं आहे की 2021 पर्यंत ओल्ड मधून भरू शकता तुम्ही आणि तुम्हाला ते एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरून द्यायचा असतो त्यांच्यासोबत. त्याच्यामुळे देर इज नो क्वेश्चन की तुम्ही न्यू मधून भरू शकता की ओल्ड मधून भरायचं. समजा जर तुम्ही काही तुमचा पिरियड हा न्यू मध्ये येतो आहे, काही पिरियड ओल्ड मध्ये येतो आहे, मग तुम्ही अशा वेळेस पूर्ण तुम्ही ओल्ड मध्ये भरायचं आणि एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरायचा तर 2021 पर्यंत.
हम्म 21 नंतर यू हॅव टू कंपल्सरी इन न्यू फॉर्मॅट असं आहे ते. 20 सर हॅलो हा मॅम कारण विचारा. आम्ही हा हा बोला हा मॅडम असं ऐकलं आम्ही की बोला ओरिएंटेशन रुपाली मॅडम. हा ओरिएंटेशन आणि रिफ्रेशर मध्ये 1 वर्षाची गॅप पाहिजे असं आहे का मॅडम? हॅलो हॅलो हे हा पहा, मॅडम मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू. हा हॅलो हा मॅडम हाँ हाँ। सपोज आपका मैनेजमेंट आपको छोड़ता है तो और आपका असेसमेंट पीरियड जो है वो खत्म होने को आया है, देन हाँ। यू कैन डू दैट कोर्स 6 महीने के बाद में भी कर सकते हो अच्छा अगर आपको एडमिशन मिलती है वो कोर्स में। दूसरी चीज आपका मैनेजमेंट आपको रिलीव करता है। तीसरी चीज अभी तुरंत ही आपका प्लेसमेंट का डेट ड्यू है, इन दैट केस यू कैन डू दैट। अच्छा आणि मॅडम रिफ्रेशरला आपले स्वयंचे जे कोर्सेस आहेत ते और राहतील ना, चालेल ना ते? अर्पितच्या थ्रू केले तरच. टीचर थ्रू केले तर हाँ, अगर अर्पित के थ्रू करते हैं तो ही वो रिफ्रेशर इक्विवेलेंट है अपने वाले एचआरडीसी के रिफ्रेशर के साथ। साधे ई सर्टिफिकेट वाले अगर हाँ अर्पित के थ्रू अगर करते हैं तो ही वो माने जाएंगे। ठीक आहे तेच थँक्यू मॅम. सर मगाशी तुम्ही बोललेत की अकॅडमिक जे सब्जेक्ट्स आहेत त्यांच्यासाठी फॉर्मॅट वेगळा आहे, लायब्ररी सायन्ससाठी वेगळा आहे, तसंच फिजिकल एज्युकेशनसाठी पण वेगळं आहे ना? हो, फिजिकल एज्युकेशन करता पण वेगळा आहे. मैम ये रिफ्रेशर कोर्स अब हम कब कर सकते हैं मैम? एनी ड्यूरेशन और गैप समथिंग नीडेड? हेलो हाँ मैम आई एम नॉट गेटिंग यू. madam, now if you want to do refresher course, so when we can do? हाँ सर, बिफोर योर असेसमेंट पीरियड, असेसमेंट ड्यूज, आपकी जो ड्यू डेट है असेसमेंट की उसके पहले आप कभी भी कर सकते हैं. ऐसा कंपलसरी नहीं है ना, ये फैकल्टी इंटरेक्शन प्रोग्राम के बाद 1 साल का गैप चाहिए या ऐसा कुछ? वही अभी मैडम ने ऐसा बताया ना। मुझे तो नहीं लगता. अभी वही प्रश्न था रूपाली मैडम का. हाँ हाँ एनी क्वेश्चन? मैडम न्यू रेगुलेशन के हिसाब से जो न्यू एपीआई का फॉर्मेट है हाँ जी. वो जलगांव यूनिवर्सिटी से मैंने भी डाउनलोड हाँ. किया, लेकिन एक नागपुर यूनिवर्सिटी का एक परफेक्ट होगा तो पीडीएफ या वर्ड फाइल मिलेगी क्या आपके तरफ से? हमारी तरफ से तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप एनएमयू साइट पे जाइए, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी. वहां से तो किया हूँ मैंने, लेकिन वहाँ अपने पे आपको यूनिवर्सिटी हाँ हाँ वहां अपने से किया आपने यूनिवर्सिटी में बताया? अभी तक बना ही नहीं है. यस मैडम, या ओके ओके. Excuse me, ma'am. यू कैन डू. हाँ Ma'am, is it necessary? सर, यू कैन डू वन थिंग ऑल्सो. आप जो अपना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना, वहां से भी ले सकते हैं. ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू. Ma'am, excuse me, ma'am. Yes, you have told that it is compulsory to do the orientation in only first year after joining. So, अगर ये second year में करते हैं तो इसका कोई include नहीं होगा क्या ये? मैडम अभी आप लोगों के लिए सब चल जाएगा, क्योंकि आप ट्रांजिशन पीरियड में हो, जैसे कि मैंने कहा. लेकिन 2021-22 के बाद में उन्होंने जब पूरा रेगुलेशन लग जाएगा ना, नया रेगुलेशन, Yes. तो वहां पे आपको एज फार एज पॉसिबल फर्स्ट ईयर में ही करना है, ऐसे रेगुलेशन में लिखा है. Okay. Thank you, ma'am. आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. Okay. Thank you, ma'am.
ठीक आहे ना. झाले का सगळ्यांचे प्रश्न? आय थिंक झाले आहेत मॅम. इतके क्लिअर They are very new ना? येस मॅम, दे आर न्यू एंट्रंट ना, दॅट्स वाय दे हॅव लॉट ऑफ क्वेरीज. आणि तुम्ही बऱ्यापैकी छान क्लिअर सांगितलं. मॅडम आजच्या लेक्चरचं मॅडमचं रेकॉर्डिंग शेअर करा लिंक. हो. Yes, ma'am. So, on behalf of all the participants, I extend my hearty thanks to respected Dr. Mangala Hirwade, madam, for both the sessions. First one was also very informative for research point of view, and this is for our own individual importance for our placement. So, thank you so much, ma'am, for all the informative guidance. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you all. फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस Thank you. थोड़ा Bye. वेट करिए. बाय मैम. Bye. हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, audible. गुड डे, बाय बाय. Thank you, ma'am. Have a good day. Have a weekend. Bye, ma'am. बाय बाय.